Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Waqas Azim, Senior Subject Specialist Biology. I welcome you to the digital classes of DPS and Intercollege Sahiwal. Here I will teach you biology. Dear students, chapter number 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट में आज जो हम 2 टॉपिक स्टडी करेंगे वो है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स और सेकंड टॉपिक है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन एनिमल्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेस ऑफ बोन फ्रैक्चर। जो बोन्स हैं इनमें रिमार्केबल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फिर भी बोन्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। और यूथ में ज़्यादातर जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो ट्रॉमा यानी फिजिकल इंजरी की वजह से होते हैं। ट्रॉमा की वजह से बोन जो है वो ट्विस्ट भी हो सकती है और ब्रेक भी हो सकती है। ट्रॉमा में कौन कौन सी इंजरीज आ जाएंगी, जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स हैं, या फॉल यानी गिरने से बोन जो है वो ब्रेक हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। लेकिन ओल्ड एज में बोन्स जो होती हैं वो थिन और वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाती है और माइनर इंजरी से बोन्स में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को ट्रीट करने में जो सबसे पहला स्टेप है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन 2 वर्ड से बना है। री का मतलब बैक और ड्यूसर का मतलब ब्रिंग। तो रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर टू रिपेयर अ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन टू करेक्ट अलाइनमेंट। यानी रिडक्शन एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम किसी फ्रैक्चर्ड बोन को रिपेयर करते हैं या फिर वो बोन जो फ्रैक्चर के बाद डिसलोकेट हो चुकी है उसे करेक्ट अलाइनमेंट में लेके आते हैं। रिडक्शन की 2 टाइप्स होंगी, क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन क्या होगी? इन क्लोज रिडक्शन द बोन एंड्स आर cogs back to their normal position by physician's hand। यानी फिजिशियन अपने हैंड से प्रेशर अप्लाई करके जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसके 2 एंड्स को पहले वाली पोजीशन में ले आता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड, यानी ये बोन जो है ऑब्लिकली फ्रैक्चर हो चुकी है और जो फिजिशियन है वो अपने हैंड से प्रेशर अप्लाई करके इस बोन के जो ब्रोकन एंड्स हैं उन्हें पहले वाली पोजीशन में ले आएगा। और सेकंड रिडक्शन की टाइप होती है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में सर्जरी की जाती है और स्किन और मसल्स को रिमूव करके ब्रोकन बोन के जो एंड्स होते हैं उन्हें एक्सपोज किया जाता है और पिन्स या वायर से इन बोन्स को दोबारा से आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे ये डायग्राम में बना होगा कम्युनिटेड। कम्युनिटेड का मतलब है कि अगर बोन जो है वो 2 से ज़्यादा पीसेस में ब्रेक हो चुकी हुई है, जो बोन है हम कह सकते हैं कि वो भुर चुकी है, तो फिर हम सर्जरी करेंगे और बोन के जो ब्रोकन एंड्स हैं उन्हें एक्सपोज करेंगे और वायर या पिन की हेल्प से हम इन एंड्स को आपस में दोबारा से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह की रिडक्शन जिसमें सर्जरी की जाएगी उसे हम कहेंगे ओपन रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है इमोबिलाइजेशन। जो ब्रोकन बोन होती है रिडक्शन के बाद उसे इमोबिलाइज किया जाता है। इमोबिलाइजेशन के लिए हम या तो कास्ट यूज करते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होगी और जिस जगह पे बोन फ्रैक्चर हुई थी उस बोन की दोबारा से रीअलाइनमेंट करने के बाद हम उसे कास्ट से यानी एक कवर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उससे कवर कर देंगे ताकि बोन के जो ब्रोकन एंड्स हैं वो अपनी जगह से मूव ना करें। और सेकंड होता है बाय ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है खींच के बांध देना। तो जो ब्रोकन एंड है उसके दोनों एंड्स को
प्रॉपर पोजीशन में लाने के बाद उस जगह को प्रॉपरली खींच के बांध दिया जाता है ताकि ब्रोकन बोन जो है उस जगह से मूव ना कर सके। तो 2 स्टेप्स कौन से हो गए ट्रीटमेंट के? फर्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन 2 तरह की होगी, ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद करते हैं इमोबिलाइजेशन। हीलिंग टाइम कितना है बोन का? 8 to 12 वीक्स है। लेकिन जो लॉन्गर और वेट बेरिंग बोन्स हैं जैसे लेग की बोन हो सकती है, इनमें हीलिंग टाइम जो है वो 8 से 12 वीक से ज़्यादा भी हो सकता है। और जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके अंदर भी हीलिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज करती जाएगी ब्लड की सर्कुलेशन बोन में भी कम होती जाएगी, और जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी तो हीलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। फेजेस ऑफ रिपेयर प्रोसेस ऑफ अ फ्रैक्चर, यानी अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वहां पे रिपेयर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और रिपेयर प्रोसेस के डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहला फेज होगा हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोम क्या होता है? अ मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड। जब बोन ब्रेक हो जाएगी तो उस ब्रेकेज वाली जगह पे फ्रैक्चर साइट के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अलावा जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं फ्रैक्चर साइट के, वहां पे भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टॉर्न यानी ब्रेक हो जाएंगी। और जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाएगा, और जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमरेज। और जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा तो कुछ टाइम के बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और फ्रैक्चर साइट के ऊपर एक मैस बनेगा क्लॉटेड ब्लड का। उस क्लॉटेड ब्लड के मैस को हम कहते हैं हीमाटोमा। और जो बोन सेल्स हैं उन्हें जब ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो बोन सेल्स जो हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, और जो फ्रैक्चर साइट होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन का? हीमाटोमा फॉर्मेशन। और ये डायग्राम में भी ये चीज शो की गई है कि फ्रैक्चर साइट के ऊपर जो कैपरीज हैं वो ब्रेक हो गई हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से ब्लड कैपरीज से बाहर आ गया है और ब्लड का एक क्लॉट बन गया है जिसे हमने कह दिया हीमाटोमा। सेकेंड फेज इज सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में सॉफ्ट कैलस बनना स्टार्ट हो जाएगी फ्रैक्चर साइट के ऊपर। कैलस क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स। और सॉफ्ट कैलस बनने का जो प्रोसेस है वो फ्रैक्चर के 3 से 4 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। और इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा कि वो कैपरीज जो कि ब्रेक हो चुकी थी वो कैपरीज दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देंगी, और जब कैपरीज दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देंगी तो फ्रैक्चर साइट के ऊपर दोबारा से ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, और इस ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस से डेड सेल्स जो हैं बोन के उन्हें इंगल्फ करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो हीमाटोमा होता है उसे भी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं फेगोसाइटोसिस से इंगल्फ करना शुरू कर देंगे, और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये फ्रैक्चर साइट के ऊपर आ जाएंगे। और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन्स के बने होंगे और उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि जो बोन सेल्स के बाहर मैट्रिक्स होती है, सब्सटेंसेस होते हैं, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट जो हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन के फाइबर्स जो हैं वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो ओस्टियोब्लास्ट हैं, ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स को, ये भी माइग्रेट हो जाएंगे फ्रैक्चर साइट के ऊपर, और इनके ट्रांसफर होने के बाद ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो कोलेजन फाइबर सिंथेसाइज करना शुरू कर देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। और जब ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसमें ट्रैप हो जाएंगे,
तो फिर हम इन ऑस्टियोब्लास्ट को ओस्टियोसाइट्स कह देंगे। ओस्टियोसाइट्स कहते हैं मैच्योर बोन सेल्स को। इस तरह से जो फ्रैक्चर साइट है वहां पे एक सॉफ्ट कैलस बनना स्टार्ट हो जाएगी। डायग्राम में शो किया गया है कि जो कैपिलरीज हैं ये ग्रो करना शुरू हो गई हैं और हीमाटोमा जो है, जो क्लोटेड मैस है ब्लड का, वो भी क्लियर होना शुरू हो गया है। और जो फाइब्रोब्लास्ट हैं और ऑस्टियोब्लास्ट हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन के फाइबर सिंथेसाइज करना शुरू कर दिए। लेकिन अभी जो कैलस बनेगी वो सॉफ्ट कैलस होगी, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो भी क्वांटिटी में कम होंगे। कैल्शियम फॉस्फेट भी जो है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है बोनी कैलस फॉर्मेशन। जो ऑस्टियोब्लास्ट है और ऑस्टियोक्लास्ट है, यानी बोन डिसॉल्विंग सेल्स, ये कंटिन्यूसली फ्रैक्चर साइट के ऊपर माइग्रेट करते रहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये कोलेजन फाइबर सिंथेसाइज करना शुरू कर देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं। जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये भी फ्रैक्चर साइट के ऊपर माइग्रेट कर जाते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो भी हीमाटोम को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो डेड सेल्स हैं उन्हें भी ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो डिसॉल्व करते रहेंगे। और ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये और ज़्यादा कोलेजन फाइबर सिंथेसाइज करते जाते हैं और जैसे जैसे कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते जाएंगे जो सॉफ्ट कैलस है वो बोनी कैलस में चेंज होती जाती है। बोन फॉर्मेशन बिगिंस 3 to 4 वीक्स आफ्टर इंजरी, यानी इंजरी के 3 से 4 वीक्स के बाद जो है बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और 2 से 3 मंथ्स में एक फिल्म बोन जो है वो बन जाती है। तो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा हीमाटोमा फॉर्मेशन, सेकंड सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन और थर्ड बोनी कैलस फॉर्मेशन, और लास्ट जो स्टेप है वो है रीमॉडलिंग। आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड, यानी जो बोनी कैलस होती है वो रीमॉडल होती है। रीमॉडल कैसे होती है? जो बोन के बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, कोलेजन के फाइबर्स होते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें तो लास्ट स्टेज के ऊपर हम उसकी रीमॉडलिंग करते हैं, उसकी फर्निशिंग करते हैं। सेम हम कह सकते हैं कि लास्ट स्टेप में जो बोन है वो फर्निश हो रही है और जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है रीमॉडल्ड एरिया का वो सेम ऐसा ही होगा जैसे ओरिजिनल बोन का था ब्रेक होने से पहले। और रिपेयर के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये बोन उन तमाम स्टिमुलाई के लिए, उन तमाम मैकेनिकल स्टिमुलाई के लिए रिस्पोंड करती है, सेम उसी तरह जिस तरह से फ्रैक्चर से पहले रिस्पोंड कर रही थी। मैकेनिकल स्टिमुलाई कौन से हो सकते हैं? जैसे टच है, प्रेशर है, इन सब चीज़ों के लिए जो बोन है वो सेम उसी तरह बिहेव करेगी हीलिंग प्रोसेस के बाद जिस तरह से वो फ्रैक्चर होने से पहले रिस्पोंड कर रही थी। तो ये 4 स्टेप्स हो गए रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन के। नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स। जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स डेवलप हुए और ये सेल्स कौन से हैं? मसल सेल्स हैं। और ये सेल्स जो होते हैं मसल सेल्स, इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स, धागे होते हैं। और ये एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स हैं ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मसल सेल को मसल फाइबर भी कहते हैं। और जब एक्टिन और मायोसिन कंट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मसल सेल्स जो हैं वो भी कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिबल कॉलम यानी बैकबोन प्रेजेंट होती है। जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें 3 काइंड्स के मसल्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट स्मूथ मसल्स, सेकंड स्केलेटल मसल्स और थर्ड
कार्डियक मसल्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्मूथ मसल्स। जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है मसल्स की, एनिमल किंगडम में जो सबसे पहले मसल्स इवॉल्व हुए वो स्मूथ मसल्स थे। और पूरा का पूरा जो किंगडम एनिमलिया है, इन सब एनिमल्स के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं, अगर हम इनके सेल्स को स्टडी करें तो जो स्मूथ मसल्स हैं, इनके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप कौन सी होती है? जो सेंटर से थिक हो और एंड से पॉइंटेड यानी नुकीली हो, और एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो स्मूथ मसल्स हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्रिएशंस यानी कोई लाइट और डार्क स्ट्रिप्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स भी इन्हें इसीलिए कहेंगे क्योंकि जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो हमें इन मसल्स के ऊपर कोई लाइट और डार्क स्ट्रिप्स यानी बैंड्स जो है वो नजर नहीं आएंगे, बल्कि इनकी अपीयरेंस हमें स्मूथ नजर आएगी। इट इज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स होंगे जो हमारी विल पावर में नहीं होंगे। अब ये एक डायग्राम है आर्टरी की। आर्टरी एक ब्लड वेसल है और आर्टरी की जो वॉल है, इसके अंदर हमें स्मूथ मसल्स नजर आ रहे हैं। अब हम कुछ करैक्टर स्टडी करते हैं स्मूथ मसल्स के। सबसे पहले मसल अपीयरेंस। हमने पहले भी पढ़ा कि स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिप्ड होते हैं। अनस्ट्रिप्ड का मतलब है कि इनके ऊपर कोई लाइट और डार्क बैंड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। और जो स्मूथ मसल्स हैं, इनके सेल्स की शेप कैसी होगी? स्पिंडल शेप। नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने होंगे? 1 पर सेल, यानी 1 सेल में 1 न्यूक्लियस होगा। और इनकी जो कंट्रैक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ब खुद होती है। और इसे कंट्रोल कौन करता है? स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन को नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स। इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन स्लो होती है। पोजीशन क्या है इनकी? एक तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स में प्रेजेंट होंगे स्मूथ मसल्स, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री किनाल जो है उसकी वॉल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी वॉल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है स्मूथ मसल्स का? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स, यानी जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उनमें मटेरियल्स जो हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स जो हैं, इनकी वॉल्स में जो स्मूथ मसल्स हैं, जब वो कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो होगा। इसी तरह से जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो एलिमेंट्री किनाल है, इसकी वॉल्स में भी स्मूथ मसल्स होंगे। और जब डाइजेस्टिव ट्रैक के स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड का फ्लो होगा। इसी तरह से जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी वॉल्स में भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और जब यूरिनरी ब्लैडर जो है, इसकी वॉल्स के स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो यूरिन का फ्लो होगा। और 8 है वॉलंटरी कंट्रोल। इन मसल्स के ऊपर हमारा कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता, ये इनवॉलंटरी होते हैं। और इनके लिए कीवर्ड्स क्या हैं? ये विस्ट्रल है। विस्ट्रल वो चीज़ होगी जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो जो स्मूथ मसल्स हैं, इनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेकंड, ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, इनके ऊपर कोई स्ट्रेशंस एंड स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती, और ये इनवॉलंटरी होते हैं। सेकेंड टाइप के जो मसल्स हैं वो है कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नाम से पता चल रहा है कार्डियक। कार्डियक की टर्म हम यूज करते हैं हार्ट के लिए। और ज़्यादातर जो हार्ट की वॉल्स हैं उनका मैश जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं वो चेन्स की फॉर्म में अरेंज होंगे। जो कार्डियक मसल्स हैं, इनके ऊपर हमें ये स्ट्रिएशंस यानी स्ट्रिप्स नजर आती हैं, इसीलिए कार्डियक मसल्स को हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। और जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, यानी जो कार्डियक मसल्स के सेल्स हैं, वो चेन्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। और जिस जगह पे 2 कार्डियक मसल्स के सेल्स आपस में जुड़ेंगे, वहां पे इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। और जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं
यानी जो कार्डियक मसल्स के सेल्स होते हैं वो ब्रांचेस की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कार्डियक मसल्स की, मसल अपीयरेंस कैसी होगी, इनके ऊपर इरेगुलर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। इरेगुलर स्ट्रिप्स का मतलब है कि जो लाइट और डार्क स्ट्रिप्स हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होंगी। जो स्ट्रिप्स हैं उनका जो आपस का डिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है। सेल शेप कैसी होती है, अभी हमने पढ़ा ये ब्रांच्ड होते हैं। सेल्स जो हैं कार्डियक मसल्स के वो एंड टू एंड जुड़े होते हैं ब्रांचेस की फॉर्म में। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, 1 पर सेल। और इनकी भी कंट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ब खुद होती है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इनकी इंटरमीडिएट होगी, यानी स्मूथ मसल्स से तो ज्यादा तेजी से कंट्रैक्ट करेंगे, लेकिन स्केलेटल मसल्स की निस्बत इनकी जो कंट्रैक्शन है वो स्लो होगी। पोजीशन हार्ट वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि जब हार्ट की जो वॉल्स हैं उनमें कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो हार्ट बीट होगी, जिसकी वजह से ब्लड पंप होता है। वॉलंटरी कंट्रोल हमारे इनके ऊपर नहीं होता। और इनके लिए कीवर्ड्स क्या हैं, ये कार्डियक यानी हार्ट में होते हैं, स्ट्रिएटेड है यानी इनके ऊपर लाइट और डार्क स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, और ये भी इनवॉलंटरी हैं। और लास्ट टाइप के जो मसल्स हैं वो है स्केलेटल मसल्स। नाम से पता चल रहा है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारे स्केलेटन के साथ यानी हमारी बोन्स के साथ अटैच होंगे। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनके ऊपर भी हमें लाइट और डार्क बैंड्स नजर आएंगे, यानी हमें इनके ऊपर स्ट्रिएशन स्ट्रिप्स नजर आती हैं। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये कॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं, यानी हम इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। तो हमने जो 3 टाइप्स मसल्स की पढ़ी उनमें जो स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी होंगे, और जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी हैं। ये भी एमसीक्यूज में याद रखिए। और जो स्केलेटल मसल्स हैं इन्हें हम स्ट्रिप या स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स यानी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी। और एग्जांपल्स हैं स्केलेटल मसल्स की बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके ऊपर ये लाइट और डार्क स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हैं। इसी तरह से जो हमने कार्डियक मसल्स पढ़े उनके ऊपर भी जो स्ट्रिएशंस थी, जो लाइट और डार्क बैंड्स थे, ये प्रेजेंट थे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके ऊपर जो स्ट्रिएशंस हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे हैं, लेकिन जो हमने कार्डियक मसल्स पढ़े थे उनके ऊपर जो स्ट्रिएशंस होती हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होती। और डायग्राम में 2 मसल्स जो हैं वो शो किए गए हैं। अपर आर्म की जो बोन है ह्यूमरस, इसकी फ्रंट के ऊपर बाइसेप मसल है और इसके बैक के ऊपर ट्राइसेप मसल है। और याद रखें कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमेशा टेंडन्स के जरिए, ये टेंडन बना हुआ है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये टेंडन्स के जरिए बोन्स के साथ अटैच होंगे। टेंडन्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कॉर्ड्स कहते हैं रस्सियों को। तो जो टेंडन्स है ये कॉर्ड्स होती हैं, रस्सियां होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, डेट अटैच मसल्स टू बोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, प्रॉपर्टीज क्या होंगी स्केलेटल मसल्स की, इनकी जो अपीयरेंस है उसमें हमें रेगुलर स्ट्रिप्स नजर आएंगी। सेल शेप या तो ये स्पिंडल शेप होते हैं या सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेनी पर सेल। तो 3 टाइप्स के मसल सेल्स हैं, उनमें जो स्केलेटल मसल्स हैं सिर्फ वो मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, बाकी जो 2 मसल्स हैं स्मूथ और कार्डियक मसल्स वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। कंट्रैक्शन कास्ट बाय, इनकी कंट्रैक्शन नर्वस सिस्टम कॉज करता है। इनकी जो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है वो स्लो से रैपिड है। जैसे अगर हम अपने आर्म को तेजी से मूव करेंगे तो स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन रैपिड होगी। अगर हम अपने आर्म को स्लोली बंद करते हैं एल्बो जॉइंट पे तो उस वक्त इन मसल्स की जो कंट्रैक्शन है वो स्लो होगी। पोजीशन क्या है इनकी, ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। और फंक्शन इनका क्या है, मूवमेंट ऑफ बोन्स। जब स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो जॉइंट के ऊपर हमारी बोन्स मूव करती हैं। वॉलंटरी कंट्रोल हमारा इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। और कीवर्ड्स क्या हैं, ये स्केलेटन है, ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच है। स्ट्रिएटेड होते हैं, स्ट्रिएटेड का मतलब है कि इनके ऊपर लाइट और डार्क स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं और वॉलंटरी हैं,
यानी इनकी मूवमेंट को हम अपनी विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने 3 टाइप्स के मसल्स को स्टडी किया। कौन कौन से? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। इनमें सबसे जो पहले मसल्स इवॉल्व हुए वो हमने पढ़ा स्मूथ मसल्स थे, और जैसे जैसे एनिमल्स के अंदर हार्ट इवॉल्व हुआ उनके अंदर कार्डियक मसल्स डेवलप हुए। इसी तरह से जब एनिमल्स के अंदर स्केलेटन डेवलप हुआ तो उनके अंदर स्केलेटल मसल्स भी डेवलप हो गए। अब हम स्टडी करेंगे कुछ सैंपल MCQs। फर्स्ट MCQ इज हीलिंग टाइम फॉर फ्रैक्चर्ड बोन इज A 12 to 16 weeks, B 8 to 10 weeks, C 8 to 12 weeks, D 6 months। बहुत इजी MCQ है। करेक्ट आंसर इज C, यानी 8 to 12 weeks। Second, when a bone breaks, the blood vessels in the bone and surrounding tissues are torn, resulting in hemorrhage, hematoma formation, remodeling, D, A and B। यानी जब बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है और फ्रैक्चर साइट के ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रस्ट हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा? हेमरेज भी होगा और हीमाटोमा फॉर्मेशन भी होगी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी ए एंड बी। थर्ड इज सॉफ्ट कैलस बिगिंस टू फॉर्म इन डैश वीक्स, 8 to 12 weeks, 3 to 4 weeks, after few hours, or 3 to 12 weeks। Correct answer is B, 3 to 4 weeks। 4 visceral, non-striated and involuntary muscles are A, skeletal, B, smooth, C, cardiac, D, A and B। Correct answer is B, smooth muscles। They are visceral, यानी ये लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड हैं यानी इनके ऊपर लाइट और डार्क स्ट्रिप्स नहीं होती, और इनवॉलंटरी होते हैं। Students, this is the end of our today's topic. Allah Hafiz।